1980 और 1990 के दशक में दुबई का उदय परिवर्तन और दूरदर्शी नेतृत्व की एक उल्लेखनीय कहानी है। दुबई, संयुक्त अरब अमीरात (यूएई) बनाने वाले 7 अमीरातों में से एक है, जिसने इन 2 दशकों में महत्वपूर्ण परिवर्तन किए हैं। एक मामूली व्यापारिक बंदरगाह से एक वैश्विक शहर में विकसित हुआ है, जो अपने तेज विकास, शानदार जीवन शैली और अभिनव वास्तुकला के लिए जाना जाता है। इस परिवर्तन का श्रेय रणनीतिक योजना, बुनियादी ढांचे में निवेश और वैश्विक आर्थिक रुझानों की गहरी समझ को दिया जा सकता है। 1980 के दशक से पहले दुबई मुख्य रूप से अपनी मामूली व्यापारिक अर्थव्यवस्था के लिए जाना जाता था, जो इसके बंदरगाह और एक पुनः निर्यात केंद्र के रूप में इसकी भूमिका पर केंद्रित थी। 1960 के दशक में तेल की खोज ने अमीरात में काफी धन लाया था, लेकिन नेतृत्व, विशेष रूप से शेख राशिद बिन सईद अल मखदूम ने समझा कि केवल तेल पर निर्भरता लंबे समय तक टिकाऊ नहीं होगी। इसलिए शुरुआती चरणों में भी अर्थव्यवस्था में विविधता लाने के लिए एक स्पष्ट दृष्टिकोण था। 1980 के दशक में भविष्य के विकास के लिए आवश्यक बुनियादी ढांचे को विकसित करने पर महत्वपूर्ण ध्यान दिया गया। सबसे उल्लेखनीय परियोजनाओं में से एक जेबेल अली पोर्ट का निर्माण था, जो 1979 में पूरा होने पर दुनिया का सबसे बड़ा मानव निर्मित बंदरगाह बन गया। बंदरगाह की रणनीतिक स्थिति और इसके मुक्त क्षेत्र, जेबेल अली फ्री जोन, जाफ्जा, जिसकी स्थापना 1985 में हुई थी, ने कई अंतर्राष्ट्रीय कंपनियों को आकर्षित किया, जो व्यापार के अनुकूल माहौल और बंदरगाह द्वारा पेश किए जाने वाले लॉजिस्टिक लाभों का लाभ उठाना चाहती थीं। दुबई ने कनेक्टिविटी के महत्व को भी पहचाना। दुबई अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, जो 1960 के दशक से चालू था, 1980 के दशक में महत्वपूर्ण विस्तार से गुजरा। एमिरेट्स एयरलाइन को 1985 में सिर्फ 2 विमानों के साथ लॉन्च किया गया था। अपनी मामूली शुरुआत के बावजूद, एमिरेट्स ने दुबई की ओपन स्काई पॉलिसी से लाभ उठाते हुए तेजी से विकास किया, जिसने इसे रणनीतिक साझेदारी बनाने और अपने नेटवर्क का तेजी से विस्तार करने की अनुमति दी। 1980 के दशक में दुबई के विकास का एक और महत्वपूर्ण पहलू एक मजबूत वित्तीय क्षेत्र की स्थापना थी। दुबई वित्तीय बाजार (DFM) की स्थापना 1989 में की गई थी, जो शेयरों और बॉन्ड के व्यापार के लिए एक मंच प्रदान करता था। दुबई में क्षेत्रीय और अंतर्राष्ट्रीय दोनों तरह के निवेशकों को आकर्षित करने के लिए यह कदम जरूरी था। 1990 के दशक में दुबई में रियल एस्टेट में उछाल की शुरुआत हुई। शेख मोहम्मद बिन राशिद अल मखदूम, जो 1995 में क्राउन प्रिंस बने और बाद में दुबई के शासक बने, की दूरदर्शिता ने इस चरण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। प्रमुख परियोजनाओं में से एक बुर्ज अल अरब थी, जिसका निर्माण 1994 में शुरू हुआ और 1999 में पूरा हुआ। यह प्रतिष्ठित होटल, जो एक लहराती पाल जैसा दिखता है, जल्दी ही दुबई की विलासिता और वास्तुकला की महत्वाकांक्षा का प्रतीक बन गया। जाफ्जा की सफलता के आधार पर दुबई ने अपने मुक्त क्षेत्र की अवधारणा को अन्य क्षेत्रों में विस्तारित किया। 1999 में स्थापित दुबई मीडिया सिटी और दुबई इंटरनेट सिटी ने वैश्विक मीडिया और प्रौद्योगिकी कंपनियों को आकर्षित किया। इन मुक्त क्षेत्रों ने 100% विदेशी स्वामित्व, कर छूट और कई अन्य प्रोत्साहनों की पेशकश की, जिससे दुबई अंतर्राष्ट्रीय व्यवसायों के लिए एक आकर्षक गंतव्य बन गया। दुबई के नेतृत्व ने पर्यटन की क्षमता को एक महत्वपूर्ण आर्थिक चालक के रूप में पहचाना। 1997 में पर्यटन और वाणिज्य विपणन विभाग (DTCM) की स्थापना दुबई को वैश्विक पर्यटन स्थल के रूप में बढ़ावा देने में एक महत्वपूर्ण कदम था। शहर ने विश्व स्तरीय होटल, शॉपिंग मॉल और मनोरंजन विकल्पों के विकास में भारी निवेश किया। 1996 में शुरू किया गया दुबई शॉपिंग फेस्टिवल दुनिया भर से लाखों आगंतुकों को आकर्षिक करने वाला एक वार्षिक कार्यक्रम बन गया। 1990 के दशक में कई रणनीतिक परियोजनाओं की शुरुआत भी हुई, जो दुबई के भविष्य को आकार देंगी। पाम जुमेराह, एक मानव निर्मित द्वीप का निर्माण 1997 में शुरू हुआ। इस महत्वाकांक्षी परियोजना का उद्देश्य एक नया आवासीय और वाणिज्यिक क्षेत्र बनाना था, जो बड़े पैमाने पर अभिनव विकास को अंजाम देने की दुबई की क्षमता को प्रदर्शित करता है। दुबई के उदय का श्रेय काफी हद तक इसके शासकों, विशेष रूप से शेख राशिद बिन सईद अल मखदूम और उनके बेटे शेख मोहम्मद बिन राशिद अल मखदूम के दूरदर्शी नेतृत्व को दिया जा सकता है। वैश्विक रुझानों का अनुमान लगाने, बुनियादी ढांचे में निवेश करने और व्यापार के अनुकूल माहौल बनाने की उनकी क्षमता दुबई के परिवर्तन में महत्वपूर्ण कारक थे। शेख मोहम्मद का नेतृत्व, विशेष रूप से उत्कृष्टता और नवाचार के लिए एक अथक प्रयास द्वारा चिह्नित था। दुबई के एक वैश्विक शहर बनने की क्षमता में उनके विश्वास ने साहसिक निर्णय और निवेश को जन्म दिया, जो उस समय अक्सर जोखिम भरा लगता था लेकिन लंबे समय में भुगतान किया। 1990 के दशक के अंत तक दुबई ने खुद को एक विविध अर्थव्यवस्था के साथ एक गतिशील और तेजी से बढ़ते शहर के रूप में मजबूती से स्थापित कर लिया था। इन 2 दशकों में रखी गई नींव ने 2000 के दशक और उसके बाद और भी शानदार वृद्धि और विकास के लिए मंच तैयार किया। 1980 और 1990 के दशक में दुबई का उदय दूरदर्शी नेतृत्व, रणनीतिक योजना और परिवर्तन और नवाचार को अपनाने की इच्छा की शक्ति का प्रमाण है। 1990 के दशक के उत्तरार्ध से लेकर कोविड-19 महामारी की शुरुआत तक दुबई का विकास तेजी से विकास,
आर्थिक विविधीकरण और एक आधुनिक महानगर के निर्माण की एक आकर्षक कहानी है। इस अवधि में दुबई पर्यटन, व्यवसाय और नवाचार के लिए एक वैश्विक केंद्र के रूप में बदल गया, जिसकी विशेषता ग्राउंड ब्रेकिंग प्रोजेक्ट, रणनीतिक निवेश और विकास की निरंतर खोज थी। 1990 के दशक के उत्तरार्ध ने दुबई के महत्वाकांक्षी विस्तार के लिए मंच तैयार किया। बुर्ज अल अरब का निर्माण, जो 1999 में पूरा हुआ, दुबई की विलासिता और अद्वितीय वास्तुशिल्प डिजाइन के प्रति प्रतिबद्धता का प्रतीक था। कृत्रिम द्वीप पर बना यह प्रतिष्ठित होटल जल्दी ही दुबई की भव्यता और भविष्य की दृष्टि का प्रतीक बन गया। 1999 में दुबई मीडिया सिटी और दुबई इंटरनेट सिटी जैसे मुक्त क्षेत्रों की स्थापना महत्वपूर्ण थी। इन क्षेत्रों ने 100% विदेशी स्वामित्व, कर छूट और अत्याधुनिक बुनियादी ढांचे की पेशकश करके बहुराष्ट्रीय कंपनियों को आकर्षित किया। इन प्रोत्साहनों ने दुबई को वैश्विक व्यापार संचालन के लिए एक प्रमुख स्थान के रूप में स्थापित किया, विशेष रूप से मीडिया और प्रौद्योगिकी क्षेत्रों में। 2000 के दशक की शुरुआत में कई ऐतिहासिक परियोजनाओं की शुरुआत हुई। इनमें सबसे उल्लेखनीय बुर्ज खलीफा का निर्माण था, जो 2004 में शुरू हुआ और 2010 में पूरा हुआ। 828 मीटर की ऊंचाई पर यह दुनिया की सबसे ऊंची इमारत बन गई और दुबई की महत्वाकांक्षा और इंजीनियरिंग कौशल का प्रतीक बन गई। एक अन्य प्रतिष्ठित परियोजना, पाम जुमेराह ने 2000 के दशक के मध्य में निवासियों का स्वागत करना शुरू किया। तार के पेड़ के आकार का यह मानव निर्मित द्वीप दुबई के आकर्षण को लग्जरी जीवन और पर्यटन के लिए एक गंतव्य के रूप में बढ़ाता है। दुबई अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का विस्तार जारी रहा, जो यात्री यातायात के मामले में दुनिया के सबसे व्यस्त हवाई अड्डों में से एक बन गया। 2008 में एमिरेट्स टर्मिनल 3 के लॉन्च ने इसकी क्षमता में उल्लेखनीय वृद्धि की, जिससे दुबई एक वैश्विक विमानन केंद्र के रूप में स्थापित हो गया। विश्व स्तरीय होटलों, शॉपिंग मॉल और मनोरंजन परिसरों के विकास के साथ दुबई के पर्यटन क्षेत्र में उछाल आया। 2005 में खोले गए मॉल ऑफ द एमिरेट्स में मध्य पूर्व का पहला इंडोर स्की ढलान, स्की दुबई था, जो शहर के अनोखे आकर्षणों के प्रति आकर्षण को दर्शाता है। 2008 में खोला गया दुबई मॉल कुल क्षेत्रफल के हिसाब से दुनिया का सबसे बड़ा शॉपिंग मॉल बन गया और इसमें दुबई एक्वेरियम और अंडरवाटर चिड़ियाघर भी शामिल है। दुबई ने 2004 में दुबई इंटरनेशनल फाइनेंशियल सेंटर डिफ्क की स्थापना के साथ अपने वित्तीय क्षेत्र को मजबूत करना जारी रखा। डिफ्क ने वित्तीय सेवा कंपनियों को एक ऐसे नियामक ढांचे के भीतर काम करने के लिए एक मंच प्रदान किया जो अंतर्राष्ट्रीय मानकों को पूरा करता था, जिससे वैश्विक बैंक और वित्तीय संस्थान आकर्षित हुए। 2008 के वैश्विक वित्तीय संकट का दुबई पर महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ा। रियल एस्टेट बाजार, जो तेजी से बढ़ रहा था, को भारी मंदी का सामना करना पड़ा। परियोजनाएं रुक गईं, संपत्ति की कीमतें गिर गईं और दुबई का ऋण स्तर चिंता का विषय बन गया। हालांकि अमीरात के नेतृत्व ने निर्णायक कार्रवाई की, ऋण का पुनर्गठन किया और अबू धाबी से $10 बिलियन का बेलआउट हासिल किया। 2000 के दशक के अंत में आई असफलताओं के बावजूद दुबई का रियल एस्टेट बाजार 2010 के दशक की शुरुआत में ठीक होने लगा। अमीरात ने दुबई मरीना, एक आश्चर्यजनक वाटरफ्रंट विकास और ब्लू वाटर्स द्वीप, जो दुनिया के सबसे बड़े अवलोकन चक्र एन दुबई का घर है, जैसी महत्वाकांक्षी परियोजनाओं को लॉन्च करना जारी रखा। 2013 में दुबई ने एक्सपो 2020 की मेजबानी के लिए बोली जीती, जो एक वैश्विक कार्यक्रम था जो नवाचार को प्रदर्शित करेगा और अंतर्राष्ट्रीय सहयोग को बढ़ावा देगा। एक्सपो की तैयारियों ने बड़े पैमाने पर बुनियादी ढांचे के विकास को बढ़ावा दिया, जिसमें एक्सपो 2020 साइट का निर्माण, अल मक्तूम अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का विस्तार और मेट्रो प्रणाली में सुधार शामिल है। दुबई ने निवासियों और आगंतुकों के जीवन की गुणवत्ता में सुधार करने के लिए प्रौद्योगिकी का लाभ उठाने के उद्देश्य से कई स्मार्ट सिटी पहल शुरू की। दुबई स्मार्ट सिटी परियोजना ने स्मार्ट परिवहन, स्मार्ट इमारतों और एक ई-गवर्नमेंट प्लेटफॉर्म सहित डिजिटल परिवर्तन के माध्यम से सार्वजनिक सेवाओं को बढ़ाने पर ध्यान केंद्रित किया। दुबई के पर्यटन क्षेत्र में 2016 में खोले गए दुबई ओपेरा और 2018 में उद्घाटन किए गए दुबई फ्रेम जैसे नए आकर्षणों के जुड़ने से लगातार विकास हो रहा है। शहर ने दुबई पार्क और रिसॉर्ट्स सहित थीम पार्कों में भी निवेश किया, जिसमें कई थीम वाले मनोरंजन पार्क शामिल है। दुबई का नेतृत्व आर्थिक विविधीकरण के लिए प्रतिबद्ध रहा। रसद, विमानन, वित्त और प्रौद्योगिकी जैसे गैरतेल क्षेत्रों को विकसित करने के प्रयासों को तेज किया गया। दुबई फ्यूचर फाउंडेशन की स्थापना और स्टार्टअप्स को समर्थन देने के लिए विभिन्न पहलों के साथ अमीरात ने खुद को नवाचार और उद्यमिता के केंद्र के रूप में स्थापित किया। दुबई ने दुनिया की सबसे बड़ी सौर ऊर्जा परियोजनाओं में से एक मोहम्मद बिन राशिद अल मक्तूम सोलर पार्क के विकास के साथ अक्षय ऊर्जा में महत्वपूर्ण प्रगति की। इस परियोजना का उद्देश्य ऊर्जा मिश्रण में विविधता लाना और स्थिरता को बढ़ावा देना था। दुबई ने हाइपरलूप, एक उच्च गति परिवहन प्रणाली सहित उन्नत परिवहन तकनीकों की खोज की। En colaboración con Virgin Hyperloop One, Dubái tenía como objetivo reducir el tiempo de viaje entre Dubái y Abu Dhabi a solo 12 minutos. La pandemia de COVID-19, que comenzó a finales de 2019 y se extendió por todo el mundo en 2020, tuvo un profundo impacto en Dubái.
Los sectores del turismo y la hostelería, que contribuyeron de manera importante a la economía, enfrentaron desafíos sin precedentes debido a las restricciones de viaje y los cierres. La respuesta de Dubái a la pandemia demostró su resiliencia y adaptabilidad. El Emirato implementó estrictas medidas de salud y seguridad, lanzó una sólida campaña de vacunación y utilizó tecnología para facilitar el trabajo remoto y los servicios digitales. Iniciativas como los servicios de telemedicina de la Autoridad Sanitaria de Dubái y la plataforma Smart Dubai para servicios de gobierno electrónico desempeñaron un papel crucial en la gestión de la crisis. Desde finales de la década de 1990 hasta el inicio de la pandemia de COVID-19, la evolución de Dubái estuvo marcada por un rápido crecimiento, proyectos ambiciosos y diversificación estratégica. La capacidad del Emirato para adaptarse a desafíos, como la crisis financiera mundial y la pandemia, demostró su resiliencia y su liderazgo con visión de futuro. Mientras Dubái continúa navegando por el mundo pospandémico, su compromiso con la innovación, la sostenibilidad y la diversificación económica sin duda dará forma a su trayectoria futura como ciudad líder a nivel mundial. Si bien Dubái es a menudo celebrado por su rápido desarrollo, estilo de vida de lujo y maravillas arquitectónicas, hay varios aspectos que generan críticas y resaltan los lados más oscuros de su transformación. Cuestiones como la explotación laboral, las preocupaciones por los derechos humanos, los desafíos ambientales y las vulnerabilidades económicas a menudo quedan eclipsadas por la imagen glamorosa de la ciudad. Una parte importante de la fuerza laboral de Dubái está formada por trabajadores inmigrantes de países como India, Pakistán, Bangladesh y Filipinas. Estos trabajadores a menudo enfrentan duras condiciones laborales, bajos salarios y protecciones legales limitadas. Muchos están sujetos al sistema kafala, un sistema de patrocinio que vincula su estatus de residencia a sus empleadores. Este sistema puede conducir a la explotación, ya que los trabajadores pueden verse obligados a trabajar muchas horas sin una compensación adecuada, y en ocasiones, no pueden dejar sus puestos de trabajo sin el permiso de su empleador. Las condiciones de vida de muchos trabajadores inmigrantes están lejos del lujoso estilo de vida que promueve Dubái. Los trabajadores suelen estar alojados en campos de trabajo superpoblados en las afueras de la ciudad, con condiciones sanitarias inadecuadas y acceso limitado a servicios básicos. Son comunes los informes sobre malas condiciones de vida, retrasos en los salarios y falta de atención médica, lo que pone de relieve la disparidad entre las vidas de los trabajadores y los residentes ricos de la ciudad. A pesar de su fachada moderna, Dubái ha sido criticada por su falta de libertades políticas y la represión de la disidencia. La libertad de expresión está severamente restringida, con leyes estrictas que prohíben criticar al gobierno, la familia real o la religión. Los periodistas, activistas y ciudadanos comunes y corrientes pueden enfrentar penas severas, incluido el encarcelamiento, por expresar opiniones disidentes. Si bien Dubái ha logrado avances en la mejora de los derechos de las mujeres, la desigualdad de género sigue siendo un problema. Las normas legales y sociales todavía favorecen a los hombres, y las mujeres enfrentan importantes restricciones en áreas como el matrimonio, el divorcio y la herencia. Además, las leyes sobre violencia doméstica son inadecuadas y las víctimas suelen tener recursos limitados. El rápido desarrollo de Dubái ha tenido un costo ambiental significativo. El auge de la construcción en la ciudad ha provocado la destrucción del hábitat, especialmente en las zonas costeras y desérticas. La creación de islas artificiales, como Palm Jumeirah, ha alterado los ecosistemas marinos y afectado la vida silvestre local. El clima árido de Dubái significa que la escasez de agua es una preocupación constante. La dependencia de la ciudad de plantas desalinizadoras de agua dulce consume mucha energía y contribuye a su gran huella de carbono. Además, el consumo de energía de Dubái se encuentra entre los más altos del mundo, impulsado por la necesidad de aire acondicionado, proyectos de construcción a gran escala y un alto nivel de vida. La economía de Dubái depende en gran medida del sector inmobiliario y el turismo, lo que la hace vulnerable a las recesiones económicas y las crisis globales. La crisis financiera de 2008 y la pandemia de COVID-19 expusieron estas vulnerabilidades, lo que generó importantes desafíos económicos. El colapso del mercado inmobiliario durante la crisis financiera provocó la interrupción de proyectos, la pérdida de empleos y una enorme carga de deuda. Los ambiciosos proyectos de Dubái a menudo se han financiado mediante grandes préstamos, lo que ha generado preocupaciones sobre un apalancamiento excesivo. Los niveles de deuda del Emirato han hecho saltar periódicamente las alarmas entre los inversores y las instituciones financieras internacionales. Si bien Dubái ha logrado reestructurar su deuda y atraer inversiones, su estabilidad financiera sigue siendo motivo de preocupación. El marcado contraste entre la élite rica y los trabajadores inmigrantes de bajos ingresos pone de relieve una importante desigualdad social en Dubái. जबकि कुछ निवासी उच्च जीवन स्तर, शानदार जीवनशैली और करमुक्त आय का आनंद लेते हैं, कई अन्य कम वेतन, खराब रहने की स्थिति और सामाजिक सेवाओं तक सीमित पहुंच से जूझते हैं। अमीराती नागरिकों को पर्याप्त सरकारी सब्सिडी, मुफ्त शिक्षा, स्वास्थ्य सेवा और आवास का लाभ मिलता है, जो प्रवासी आबादी को उपलब्ध नहीं है। यह नागरिकों और गैर नागरिकों के बीच विभाजन पैदा करता है,
जिससे सामाजिक तनाव और असमानता की भावना पैदा होती है। दुबई की कानूनी प्रणाली की पारदर्शिता और निष्पक्षता की कमी के लिए आलोचना की गई है। मनमाने ढंग से हिरासत में लेना, विशेष रूप से प्रवासियों का, असामान्य नहीं है और कानूनी प्रक्रियाएं अपारदर्शी और पक्षपाती हो सकती है। विदेशी नागरिक अपेक्षाकृत मामूली अपराधों के लिए खुद को कठोर दंड के अधीन पा सकते हैं और एक स्वतंत्र न्यायपालिका की कमी कानून के शासन के बारे में चिंताएं पैदा करती है। अपने आधुनिक स्वरूप के बावजूद दुबई रूढ़िवादी सामाजिक मानदंडों को बनाए रखता है। सार्वजनिक व्यवहार पर कड़ी निगरानी रखी जाती है और सार्वजनिक रूप से स्नेह प्रदर्शित करना, अभद्र कपड़े पहनना या लाइसेंस प्राप्त स्थानों के बाहर शराब पीना जैसी हरकतें कानूनी नतीजों का कारण बन सकती है। हालांकि ये प्रतिबंध सामाजिक व्यवस्था को बनाए रखने के लिए है, लेकिन अधिक उदार वातावरण के आदी लोगों द्वारा इन्हें दमनकारी माना जा सकता है। जबकि दुबई के तेजी से विकास की अक्सर प्रशंसा की जाती है, इसके परिवर्तन के अंधेरे पहलुओं को पहचानना और उनका समाधान करना आवश्यक है। श्रम शोषण, मानवाधिकार संबंधी चिंताएं, पर्यावरण संबंधी चुनौतियां, आर्थिक कमजोरियां और सामाजिक असमानता ऐसे महत्वपूर्ण मुद्दे हैं जिन पर निरंतर ध्यान देने और सुधार की आवश्यकता है। दुबई के सभी निवासियों के लिए अधिक न्यायसंगत और टिकाऊ भविष्य बनाने के लिए इन चुनौतियों को स्वीकार करना महत्वपूर्ण है।